Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में संग्राहक संयोजन प्रभावक यांत्रिक रचना यानी कि रिसेप्टर एडजस्टर इफेक्टर मैकेनिज्म के विषय में समझा रही थी और उसके अंतर्गत मैंने आपको रिसेप्टर्स के विषय में समझाया था। आज मैं एडजस्टर के ऊपर प्रकाश डालूंगी। संग्राहकों के बाद व्यवहार दैहिकी में समायोजक यानी एडजस्टर का स्थान आता है, क्योंकि संग्राहक क्रियातंत्र संवेदना ग्रहण करने के बाद समाचार अंतिम क्रिया हेतु समायोजक क्रियातंत्र को दे देता है। यही क्रियातंत्र स्नायु तंत्र कहा जाता है। इसे स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र आदि नामों से भी जानते हैं। स्नायु मंडल की जब हम व्याख्या कर लेंगे, उसके बाद में तृतीय जो अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम क्रिया है, वो है प्रभावक। उसको फिर हम मांसपेशी और ग्लैंडर कहते हैं। तो यहाँ हम स्नायु तंत्र के विषय में, जो कि एडजस्टर का कार्य करते हैं, उसके विषय में समझेंगे। स्नायु तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है। मानव तथा पशु व्यवहार का मुख्य आधार संग्राहक स्नायु तंत्र प्रभावक की भूमिका ही होती है। इसमें मध्य में आने वाला यानी स्नायु तंत्र क्या है, एडजस्टर है। जो मध्य में आने वाला है वह स्नायु तंत्र संयोजक का कार्य करता है, कनेक्टर और एडजस्टर का कार्य करता है। उसको इस रूप में भी जाना जाता है। व्यवहार की संपूर्ण रचना में स्नायु तंत्र की रचना अति अद्भुत है। स्नायु तंत्र विभिन्न प्रकार के स्नायुओं का तंत्र है, जो संग्राहकों से जुड़ा होकर नियंत्रण केंद्र से लेकर प्रभावकों तक फैला रहता है। यह नियंत्रण केंद्र स्नायु तंत्र की प्रधान भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम परिधीय तंत्र भी कहते हैं, तथा केंद्रीय तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो प्रधान तंत्रों के माध्यम से व्यवहार नियंत्रण केंद्रों की भूमिका में रहते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो स्नायु तंत्र के पार्ट हैं जो कि पूरे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस रचना में स्नायु की रचना एक प्रमुख अंग मानी जाती है, क्योंकि स्नायु ही स्नायु तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अतः इसकी संरचना तथा संबंधित क्रिया पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। अब हम समझेंगे न्यूरॉन यानी स्नायु क्या है। संपूर्ण प्राणी रचना का स्नायु तंत्र सूक्ष्म स्नायु कोशिकाओं का एक समूह कहा जाता है। प्रत्येक स्नायु 3 भागों में संरचित है। पहला है वृक्षतंतु, दूसरा अक्षतंतु और तीसरा जीव कोशिका। पहला वृक्षतंतु यानी डेंड्राइट्स, दूसरा अक्षतंतु यानी एक्सॉन्स और तीसरा जीव कोशिका यानी बॉडी सेल्स। वृक्षतंतु पेड़ की सूखी टहनियों के समान, बाल के समान पतले आकार के होते हैं। ये स्नायु प्रवाह को संग्राहकों से जुड़कर ग्रहण करते हैं। प्रवाह को ग्रहण करके जीव कोशिका तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं वृक्ष तंतुओं का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है, स्नायु तंत्र कैसे होते हैं? बिल्कुल सूखी टहनी की तरह से और बिल्कुल बाल की तरह, पतले पतले बालों की तरह से होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, संग्राहकों से जुड़कर जीव की जो भी रिस्पॉन्स मिलती है, जो संवेदनाएं मिलती हैं, उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य इन वृक्ष तंतुओं का जो मुख्य कार्य है वो यह होता है। जीव कोशिकाएं गोल, अंडाकार तथा ग्रंथि जैसी विभिन्न आकृतियों में मिलती हैं। जीव कोशिका एक परत से घिरी रहती है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। स्नायु प्रवाह के समय इस तरल पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। स्नायु प्रवाह इन परिवर्तनों के साथ अक्षतंतु तक पहुंचता है। जो अक्षतंतु प्रभावकों से जुड़े रहते हैं और क्रिया के नियंत्रण के अनुसार ये अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं। अक्षतंतु आकृति में पतले और लंबे होते हैं। वृक्षतंतु की शाखाओं की तुलना में अक्षतंतु में शाखाएं बहुत कम होती हैं, कम मात्रा में पाई जाती हैं
और ये आकृति में छोटी भी होती हैं। स्नायु 3 प्रकारों में बटे हुए रहते हैं, जिनमें ज्ञानवाही यानी सेंसरी ऑफ एफरेंट, क्रियावाही यानी मोटर या एफरेंट, और संयोजक स्नायु यानी कोऑर्डिनेटिंग में बटे हुए होते हैं। 3 भागों में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से 3 भाग? ज्ञानवाही, क्रियावाही और संयोजक स्नायु। जहाँ स्नायु एक दूसरे से मिले न होकर कुछ स्थान छोड़कर पाए जाते हैं, और यह रिक्त स्थान संधि स्थल यानी साइनेप्स कहलाता है। साइनेप्स कहलाता है कौन सा स्थान? जहाँ दोनों के बीच में थोड़ा सा जो गैप रहता है वह। उसके बाद अक्षतंतुओं के बाल समान पतले छोर, एंड ब्रुश जिसको कहते हैं, एंड ब्रुश कहलाते हैं। कौन से? अक्षतंतु के जो बाल, जो बिल्कुल पतले छोर जो होते हैं, एंड ब्रश कहलाते हैं। इनका काम स्नायु प्रवाह को वृक्ष तंतु तक पहुंचाना है। वृक्ष तंतु स्नायु प्रवाह ग्रहण करते हैं तथा अक्षतंतु स्नायु प्रवाह का भेजने का कार्य करते हैं। वृक्ष तंतु क्या करते हैं? स्नायु प्रवाह को ग्रहण करते हैं, और अक्षतंतु स्नायु प्रवाह को भेजने का कार्य करते हैं। ज्ञानवाही स्नायु संग्राहक से सूचना लेकर सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। क्रियावाही स्नायु मांसपेशी अथवा ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, जहाँ से ये क्रिया संपन्न होती है। सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पाए जाने वाले स्नायु पिरामिडल होते हैं, जिनकी रचना अंतः स्नायु कही जाती है। इन अंतः स्नायु की रचना विद्युत रासायनिक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। ये बताया थॉमसन ने 1967 में। इसमें तीव्रतम स्तर की संवेदनशीलता पाई जाती है। यह स्नायु प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि आगे प्रवाह ग्रहण करने वाले वृक्ष तंतु से पहले रिक्त स्थान को भी पार कर जाता है। जो बताया था ना आपको कि थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता है, लेकिन ये इतना तीव्र होता है कि वह उस गैप को पार करके भी पहुंच जाता है। यही रिक्त स्थान संधि स्थल जो कि साइनेप्स कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ स्नायु प्रवाह क्या है, नर्व इम्पल्स क्या है। उद्दीपक जब संग्राहक या संदेश वाहिनी स्नायु की शिराओं में विद्युत रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिसे कार्यवाही स्नायु लेकर प्रभावकों तक क्रिया हेतु पहुंचाते हैं। यह स्नायु की अवस्था शांत अथवा ध्रुवीकरण की अवस्था मानी जाती है। ध्रुवीकरण की अवस्था पॉजिटिव स्नायु वाहक होती है, और निचले भाग की अवस्था ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। इसे स्नायु की आराम की अवस्था कहा जाता है। यह हल्का आवेग होता है, हल्के प्रकार का आवेग होता है। 70 मिनिमम जो होता है वोल्ट कहलाता है। इस आराम की अवस्था को विश्राम विभव कहा जाता है। इसे विद्युदाह मापक यानी गाल्वेनोमीटर से मापा जाता है। ये कोल एवं होस्किन 1939 ने यह अध्ययन किया, और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये बताया। इनमें सोडियम Na+, सोडियम पोटेशियम K+ और क्लोराइड यानी Cl+ धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित कण यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। स्नायु प्रवाह मापन के आधार पर, स्नायु प्रवाह का जो मापन है उसके आधार पर कोल तथा होजनिक को 1963 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। स्नायु प्रवाह या तंत्रिका आवेग की स्थिति झिल्ली जो कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर आयंस का विनिमय कहा जाता है। स्नायु प्रवाह की विद्युत गति विद्युत शक्ति से बहुत कम अर्थात 125 मीटर प्रति सेकंड कही गई है। विद्युत शक्ति 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होती है। स्नायु प्रवाह को विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। स्नायु प्रवाह को व्याप्त शक्ति का उत्तेजित होना कहा गया है। यह स्नायु प्रवाह स्नायु के आंतरिक भाग में न होकर स्नायु की जो सतह है, मेम्ब्रेन है, उस पर होता है। यह स्नायु की सतह का ध्रुवीकरण भी है। जब कोई उद्दीपक उत्तेजना उत्पन्न करता है, तब स्नायु के बाहर पाए जाने वाले धनात्मक
पॉजिटिव कण हैं, स्नायु प्रवाह के बाहर पाए जाने वाले पॉजिटिव कण और जो उसके नेगेटिव कण हैं की ओर बाहर जाने वाले नेगेटिव कण की ओर जाने वाले स्नायु का भीतरी भाग धनात्मक आवेशित कणों से 1 मिलीसेकंड की लघु अवधि के लिए आवेशित होता है। मैं इस बात को आपको फिर से समझाऊंगी कि जब कोई उद्दीपक उत्तेजना उत्पन्न करता है तब स्नायु के बाहर पाए जाने वाले धनात्मक कण अंदर की ओर तथा अंदर की ओर पाए जाने वाले ऋणात्मक कण बाहर की ओर जाने से स्नायु का भीतरी भाग धनात्मक आवेशित कणों से 1 मिलीसेकंड की लघु अवधि के लिए चार्ज हो जाता है। यह लघु परंतु तीव्र परिवर्तन ही स्नायु आवेग कहा जाता है, जो संवेदना ग्रहण करने और आगे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस आवेग में स्नायु का विश्राम विभव स्पाइक विभव की अवस्था ग्रहण कर लेता है। यह आवेशित कणों के परिवर्तन की अवस्था अध्रुवीकरण यानी डीपोलराइजेशन की अवस्था भी कही जाती है। 1 या 2 मिलीसेकंड या क्रिया विभव के बाद स्नायु की कोश झिल्ली अपनी पूर्व अवस्था या धनात्मक या पॉजिटिव में लौट आती है, जिसमें अंदर ऋणात्मक अवस्था रहती है। इसे स्नायु के पुनः सक्रिय होने की अवस्था भी कहा जाता है। यह विश्राम विभव होता है। स्नायु प्रवाह के तुरंत बाद की विशेष अवधि में उद्दीपक की किसी भी तीव्रता की स्थिति में आवेग उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसे निरपेक्ष दुर्दम्य अवधि यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टरी पीरियड कहा गया है। यह समय 5 से 2 मिलीसेकंड का होता है। इसके बाद सामान्य उद्दीपक की तीव्रता से अधिक तीव्रता की स्थिति में उत्पन्न आवेग की अवधि को सापेक्ष दुर्दम्य अवधि यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा गया है। मानवीय स्नायु प्रवाह की गति 100 मीटर या 224 मीटर प्रति सेकंड मापी गई है। अब मैं आपको बताऊंगी संधि स्थल तथा न्यूरोट्रांसमीटर के विषय में। स्नायु की रचना तथा क्रिया के समय ये बताया गया है कि स्नायु के वृक्ष तंतु स्नायु प्रवाह अक्ष तंतुओं से ग्रहण करते हैं। दोनों के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसे स्नायु प्रवाह संधि स्थल प्रवाह यानी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से आगे बढ़कर वृक्ष तंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। रिक्त स्थान जिसे संधि स्थल की संज्ञा दी जाती है, जिसमें 2 स्नायु प्रवाह गुजरते हैं, जिसमें से वो स्नायु प्रवाह गुजरता है। सूक्ष्मदर्शी से यानी माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि इस रिक्त स्थान में तरल पदार्थ भरे रहते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया है। जो तरल पदार्थ भरे रहते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया है। यहाँ पाए जाने वाले विशिष्ट तंतु जिन्हें अणु भी कहा जाता है, स्नायु आवेग से शीघ्र ही वृक्ष तंतु प्रवाह या आवेग को ग्रहण कर लेते हैं। यह संचरण प्रवाह जिसमें विश्राम अवधि में कमी आने लगती है, अध्रुवीकरण की पर्याप्त मात्रा क्रिया विभव उत्पन्न करती है। निरोधक प्रवाह से सूचना पाने वाले स्नायु कोश में ध्रुवीकरण की स्थिति से क्रिया विभव की संपन्नता कठिन हो जाती है। इस प्रकार संधि स्थल के न्यूरोट्रांसमीटर स्नायु प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जिनकी रचना पूर्णतः रासायनिक होती है, स्नायु तंत्र के विभिन्न रूपों में मिलते हैं, जिनकी व्याख्या हम आगे समझेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको स्नायु तंत्र जिसके संरचना और कार्य के विषय में प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।